Hello and welcome to Ajmal Academy Current Affairs session. Today we are going to discuss few topics of international relations which were in news in the last week. So there are four important topics जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है The rise of super intelligent systems and global AI governance, and topic number 2 is India Angola strategic outreach. Third topic will be India Bhutan relations, and fourth, how Japan is countering China's rare earth choke hold. इन चारों टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हमारा मेन फोकस होगा कि इन टॉपिक को इन डेप्थ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझें, ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड आने वाले मंथ में कोई भी अगर कोई न्यूज़ आता है, कोई भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें. सो लेट्स begin with the first topic, which is rise of super intelligent systems and global governance. तो इस टॉपिक में हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं. वन इज सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम एंड सेकेंड कीवर्ड इज ग्लोबल एआई गवर्नेंस. राइट. अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एआई क्या है. एआई जिस चीज़ को अक्सर आप लोग सुनते भी और आजकल यूज़ भी बहुत करते हैं, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी कि जब किसी मशीन को हम इंसानों के जैसा करने और सोचने के लिए तैयार करते हैं, उसको हम बोल देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हेन अ मशीन इज़ मेड टू थिंक एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, इसको हमने कहा एआई. लेकिन जब यही मशीन इतनी एडवांस लेवल पर पहुंच जाए कि वो हर काम ह्यूमन से बेहतर करने लगे, उनसे अच्छे तरीके से करने लगे, तो हम उसको कहेंगे सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम्स. तो एआई अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ, फर्दर इनोवेशन के साथ एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है. अब ये सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम अगर राइज कर रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं किस चीज़ की ज़रूरत है? गवर्नेंस की. अब सवाल ये उठता है कि एआई के लिए हमें गवर्नेंस मॉडल क्यों चाहिए, यानी कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि हमें एआई को कंट्रोल करना चाहिए. इसके लिए हम कुछ रिसेंट पास्ट के एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर एआई का मिसयूज़ किया गया है, और कुछ हम वो पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे जिनको इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स बार बार दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि एआई से होने वाले कौन कौन से पॉसिबल ख़तरे हैं. इन 2024 यूएस इलेक्शंस में, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे मिस्टर जो बाइडन, उनके वॉइस को रेप्लिकेट किया गया विद द यूज़ ऑफ एआई, और उस वॉइस के सैंपल को सर्कुलेट करके लोगों को अपील किया गया वोट ना देने के लिए. यानी कि एक बड़े लीडर की वॉइस को रेप्लिकेट करके, है ना, उसकी नकली सैंपल बना करके लोगों का वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया है. इट वॉज ऑलमोस्ट अ डायरेक्ट अटैक ऑन डेमोक्रेसी. अपार्ट फ्रॉम दिस, यूएस की जुडिशरी में जो वहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो क्रिमिनल्स को बेल ग्रांट करने के लिए, उनको परोल देने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसको कंपास कहा जाता है. अब ये कंपास सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन एआई. ठीक है. अब ये कंपास सिस्टम किसी भी क्रिमिनल के बैकग्राउंड को और बहुत सारे चीज़ों को देख करके ये हेल्प करता है जुडिशियल ऑफिसर्स की कि क्या ये इंसान फिर से इस क्राइम को या किसी और क्राइम को रिपीट करेगा या नहीं. इस कंपास सिस्टम को इस्तेमाल करने के बाद एक बहुत बड़ी कमी ये पता चली कि दिस कंपास सिस्टम वाज बायस्ड अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन, जिसको इन्होंने सीरियस ऑफेंडर के तौर पे टैग किया. यानी कि एआई डेटा के बेस पर चल रहा है. ठीक है. उसके बियॉन्ड वो नहीं सोच रहा. उस डेटा के बेस पर उसका डिसीजन गलत भी हो सकता है, और वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक गलत टैगिंग दे सकता है. इसके अलावा अमेज़ॉन जिससे हम आजकल बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, अमेज़ॉन ने अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए एक रिक्रूटमेंट टूल बनाया विच वाज बेस्ड ऑन एआई. अब जब उस एआई टूल ने रिक्रूट किया, तो उसमें देखा गया कि उस रिक्रूटमेंट में मेल मेंबर ज़्यादा थे, फीमेल कम थी. वाई? क्योंकि एआई कम्प्लीटली डेटा पर काम करता है, और उससे पहले के डेटा में एआई ने शायद देखा होगा कि ज़्यादा एम्प्लॉय मेल हैं, फीमेल कंपैरेटिवली कम है. तो एआई को शायद ये लगा कि मेल आर मोर कॉम्पिटेंट देन फीमेल फॉर ए पर्टिकुलर जॉब. दैट्स वाई ही सजेस्टेड टू रिक्रूट मोर मेल मेंबर्स.
तो कहीं पर तो किसी को एथनिसिटी के बेस पर टैग किया जा रहा है, कहीं जेंडर के बेस पर कॉम्पिटेंसी को कम आंका जा रहा है, और कहीं डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए इस तरह के मिसयूज़ को ध्यान में रखते हुए ग्लोबली इसके गवर्नेंस करने की कोशिशें चल रही हैं। इसके अलावा एआई के बहुत सारे पॉसिबल थ्रेट हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एआई जो काम कर रहा है वो लैंग्वेज को लर्न करके काम कर रहा है, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में एआई से बात करेंगे वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेसिकली ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो ऑपरेट करती है वो लैंग्वेज पर करती है। जैसे हमारे फ़ोन्स या हमारे लैपटॉप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडो, iOS और एंड्रॉयड, वैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लैंग्वेज है। और एआई जितनी तेज़ी से इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहा है, सीख रहा है, ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि एआई ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर ले। इट विल बी लाइक दैट कि फ़ोन आपका, लैपटॉप आपका, लेकिन उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी और ने हैक करके वो उसको अपने हिसाब से कमांड दे करके परफॉर्म करा रहा है। नेक्स्ट इससे थ्रेट ये हो सकता है कि एआई डेटा एनालिसिस पर काम करता है। हम जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स अपने छोड़ते हैं उनको एनालाइज करके वो एक पैटर्न ड्रॉ करता है, और उस पैटर्न के हिसाब से एआई हमें सजेस्ट करता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स अगर एआई हमें सजेस्ट करने लगे कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, तो ह्यूमन एजेंसी, जो ह्यूमन की इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। एआई का मॉडल इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितना ज़्यादा डेटा है। जितना डेटा होगा उतना प्रोसेसिंग और एनालिसिस होगा, और उतना ही बेहतर डिसीजन एआई दे पाएगा या कंक्लूजन दे पाएगा। ऐसे में ज़्यादातर कंपनीज फोकस कर रही हैं कंसंट्रेशन ऑफ डेटा, और जिसके पास जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ डेटा होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, उतनी ही ज़्यादा उसके पास पावर होगी। आइडियली अगर देखा जाए तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। लेकिन एआई सिस्टम को अगर रेगुलेट नहीं किया गया तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिवैल्यूएट करेगा। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, और कुछ हमारे पास एक ख़राब एग्जाम्पल्स हैं जहां देखा गया है कि एआई का मिसयूज़ हुआ, और कुछ हमारे एप्रीहेंशन हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लेवल पर कोशिश चल रही है कि एआई को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ गवर्नेंस में एक वर्ड है ग्लोबल। ऐसा क्या है कि एआई को गवर्न करने के लिए नेशनल लेवल से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि चाइना ने अभी अपना एक सजेशन दिया है। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा जो दुनिया भर में एआई के एक सही इस्तेमाल को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। चाइना के ज़रिए कोई ये दुनिया में पहली कोशिश नहीं है, इससे पहले ओईसीडीज़ ने भी अपनी कोशिश की है। सवाल उठता है कि आखिर एआई में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के लेवल पर इसको कलेक्टिवली गवर्न करने की कोशिश की जा रही है। पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए कि एआई डेटा पर काम कर रहा है। ठीक है, अब मेटा जो है उसका अपना एआई है, अमेज़ॉन का अपना एआई है, गूगल का अपना एआई है, और बहुत सारे एआईज़ हैं। ये सारे एआई फॉर एग्जांपल इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन एआईज़ के किसी मैनिपुलेशन की वजह से इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंडिया को उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए किससे कोऑपरेट करना पड़ेगा? उन कंपनीज से जिनके सर्वर्स हैं, जिनका सिस्टम है, और वो कंपनीज इंडियन कंपनीज नहीं हैं। तो जब तक ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक एआई के एक एप्रोप्रिएट और जुडिशियल यूज़ को हम इंश्योर नहीं कर सकते। सेकंड, एआई एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। ठीक है, वो यूएस में भी जाएगा, यूरोप में भी जाएगा, इंडिया में भी जाएगा, लेकिन हर एक देश के अपने कानून अलग अलग हैं। और मैंने बताया था कि एआई डेटा पर काम करता है, और डेटा को लेकर के हर देश के कानून अलग अलग है। से फॉर एग्जांपल अगर एआई चाइना में, अगर हम कोई एक बड़ा एआई प्रोजेक्ट लगाना चाहे कोई कंपनी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट डेटा पर ज़्यादा एक्सेस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन वही अगर ऐसा ही प्रोजेक्ट यूरोप में लगाया जाए तो वहाँ पर प्राइवेसी नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि एआई एक स्मूथ फंक्शनिंग करे, बेटरमेंट के लिए काम करे, तो ग्लोबल ट्रेड नॉर्म के हिसाब से हमें उसको हार्मोनाइज करना पड़ेगा।
तो एआई एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर कंट्री और ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा। दैट इज़ द रीज़न कि एआई को गवर्न करने के लिए जो इनिशिएटिव है हमें वो ग्लोबल लेवल पर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी ग्लोबल लेवल के इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने अपना प्रपोजल दिया है जिसमें WAICO, ठीक है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल दिया है। अब एआई को लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया के लिए एआई एक बड़ा कंसर्न है। अगेन एआई में सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा, और डेटा कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पर यूज़र ज़्यादा होंगे। यूज़र कहाँ ज़्यादा होंगे? जहाँ पर इंटरनेट पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। इंडिया में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ा हब है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए कि यहाँ का वो डेटा किसी तरह से कलेक्ट करें। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए इंडिया चाहता है कि यस, एआई को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन साथ में इंडिया असर्ट करता है डेटा सॉवरेनिटी पर, यानी कि इंडिया के डेटा पर अल्टीमेट सॉवरेनिटी किसकी होगी? इंडियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the rise of super intelligent system and global AI governance. Let's move to another topic, that is इसमें आप इस चीज को लिख सकते हैं, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज प्रपोज्ड बाय चाइना। चाइना से पहले ऐसा ही इनिशिएटिव OECD कंट्रीज ने भी लिया है और इंडिया की भी अपनी एआई को लेकर के स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज इंडिया अंगोला स्ट्रेटेजिक आउटरीच। अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये इसलिए न्यूज़ में है, रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी पेड अ विजिट टू अंगोला इन परसुएंस ऑफ in pursuance of foreign policy of इंडिया। और ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि लास्ट 40 ईयर्स में ये पहला हेड ऑफ द स्टेट का विजिट है अंगोला में, ठीक है। अब सवाल ये है कि फॉरेन पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी बेसिकली वो टूल है जिसके ज़रिए कोई भी एक गवर्नमेंट अपने इंटरनेशनल एलाइज की मदद से या किसी दूसरे कंट्री की हेल्प से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंगोला गई हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया कुछ ना कुछ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा विद द हेल्प ऑफ अंगोला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर ये इंटरेस्ट कौन से हैं? द फर्स्ट इंटरेस्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है। हमारे एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे ग्रोथ टारगेट्स बड़े हैं। उन ग्रोथ टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी एनर्जी नीड्स भी ज़्यादा हैं। उन एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अभी जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो लार्जली रशिया और वेस्ट एशिया से पूरी होती, यानी कि जो ऑयल है हम लार्जली या तो रशिया से लेते हैं या वेस्ट एशियन कंट्रीज से लेते हैं। लेकिन लास्ट के कुछ ईयर्स में अगर आपने देखा होगा तो वेस्ट एशियन रीजन इज़ वेरी अनस्टेबल रीजन। यहाँ पर कोई ना कोई इशू कभी ना कभी लगा रहता है। रशिया इज़ अगेन इन्वॉल्व इन द वॉर विद यूक्रेन।
और ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद से सैंक्शंस का भी खतरा है। तो अगर रशिया और वेस्ट एशिया में अगर कुछ भी इनस्टेबिलिटी होती है तो हमारी जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इन रीजन पर है, तो ऐसे में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ सकती है। और अगर एनर्जी सिक्योरिटी हमारी खतरे में पड़ेगी तो ये हमारी ग्रोथ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके डेस्टिनेशंस हैं जहाँ से हम उसको पूरा कर रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई करें। और उसके डाइवर्सिफिकेशन में अंगोला कुड बी अ बेटर प्लेयर। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर नाइजीरिया के बाद अगर कोई है तो वो अंगोला है। तो इंडिया की जो इमर्जिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में अंगोला हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन सम वॉलेटाइल रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया एंड रशिया। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन of trade basket। इंडिया और अंगोला में जो ट्रेड अभी होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और है, यानी कि उसको हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे में इंडिया की आईटी फर्म्स, इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, ठीक है, और इंडिया की एग्रीकल्चर फर्म्स, इनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि ये अंगोला में इन्वेस्ट करें और वहाँ के डेवलपमेंट का पार्ट बने और उससे इंडिया को भी फ़ायदा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंगोला की अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें, जो कि अभी हम मैप में देखेंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर में इंडिया इनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड ड्राई लैंड फार्मिंग जैसे फील्ड में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अंगोला और इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी पार्ट है, प्लस ग्लोबल अलायंस ऑन बायोफ्यूल्स का भी पार्ट है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और बायोफ्यूल्स के प्रमोशन के लिए जो ग्लोबल अलायंस है, उसमें भी इंडिया और अंगोला मिलकर के एक बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे दोनों का फ़ायदा होगा। तो बेसिकली इंडिया और अंगोला का म्यूचुअल बेनिफिट हो, इसके लिए हमारे इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, उसके लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड अंगोला, और जहां पर इन सेक्टर्स पर बात की जाएगी: एनर्जी सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर। हम मैप देख सकते हैं, ठीक है, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और जो ये कंट्री है दिस कंट्री इज अंगोला। ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे अटलांटिक ओशन, इसके साउथ में नामीबिया है, ठीक है, इसके ऊपर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ईस्ट में जाम्बिया है, ठीक है, और बेसिकली अफ्रीका के ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये कंट्री मिलेगा। तो इसकी लोकेशन पर प्रीलिम्स में यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि 4 कंट्रीज़ के नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से कंट्रीज़ अंगोला के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। Our next topic is Indo-Bhutan relations. Why it is in news? Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi recently inaugurated a hydropower project in central Bhutan. अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर है तो जाहिर सी बात है किसी नदी पर बना होगा। इस नदी का नाम है संकोश।
संकोश इज ए भूटान रिवर जो कि इंडिया में एंटर होती है कहाँ से, असम से, एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, राइट। और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम है आपका पुनत संगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये भूटान में बन रहा है, लेकिन इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने में जो मदद कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। तो क्या ऐसा है कि इंडिया में किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं? क्या ऐसा है कि इंडिया में हर जगह राउंड द क्लॉक 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है? क्या ऐसा है कि हमारी एनर्जी नीड्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन सफिशिएंट है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? आंसर इज़ नो। अगर आंसर इज़ नो तो ऐसा होने के बावजूद भी हम अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करके एक पड़ोस के देश के प्रोजेक्ट को क्यों हेल्प कर रहे हैं? ठीक है, वाई? इस वाई का आंसर है दो चीज़ों में। एक है स्ट्रेटजिक चैलेंजेस फ्रॉम भूटान और दूसरी है स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम भूटान। यानी कि भूटान की तरफ से कुछ तो इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बेहतर स्ट्रैटेजी भूटान को लेकर के ये हो सकती है कि हम इन चैलेंजेस को वक्त रहते हुए एड्रेस करें और इनको मिनिमाइज़ करें, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको हम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पर इनको टैप करें, इनको यूज़ करें फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड भूटान। अभी स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस क्या हैं, राइट? थोड़ा सा हम मैप देखते हैं। सी, दिस इज भूटान एंड इंडिया मैप, और अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो एक कंट्री है वो क्या है, दिस इज भूटान। ठीक है, तो भूटान जो है इंडिया और चाइना के बीच में है, तो अगर ये मान लीजिए चाइना अगर भूटान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेता है तो चाइना की प्रेजेंस भूटान में ज़्यादा हो जाएगी, और चाइना और इंडिया के रिलेशन इन मैनी एस्पेक्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में जिस बड़ी पावर से हमें थ्रेट है वो अभी तो थोड़ा दूर है, लेकिन अगर भूटान में उसकी प्रेजेंस बढ़ती है तो इंडिया के वो काफ़ी क्लोज आ जाएगा। दूसरी चीज़, चाइना के लिए ये जो पूरा रीजन है ये 5 फिंगर पॉलिसीज़ का एक पार्ट है। व्हाट इज़ 5 फिंगर पॉलिसी? चाइना तिब्बत को पाम मांगता है, ठीक है, उसके लिए एक फिंगर है लद्दाख, दूसरा है नेपाल, तीसरा है सिक्किम, चौथा है भूटान और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। उसका मानने के इस रीजन पर उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो अगेन अगर भूटान पर चाइना का इन्फ्लुएंस होता है तो इंडिया जो एक स्ट्रेटेजिक स्पेस या स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भूटान में उसको मिल रही है, इंडिया विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी टू चाइना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चाइना का ट्रेड भूटान के साथ बढ़ा है, यानी कि अगर भूटान चाइना के साथ ट्रेड अपना बढ़ा रहा है और अगर ये फ्यूचर में आगे और बढ़ा तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा है कि भूटान चाइना का ज़्यादा फेवर करेगा। अगेन अगर भूटान चाइना का फेवर ज़्यादा करेगा तो ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लॉस होगा। इसके अलावा भूटान और चाइना में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए दोनों देशों के बीच में इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं। 2023 में पहली बार चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भूटान में विजिट किया, और डर है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में ढोकलाम प्लेट्यू जो रेड कलर से मार्क किया गया है, अगर ये भूटान ने चाइना को दिया तो इससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी, स्पेशली ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होने का डर है। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए ज़रूरी है कि हम भूटान को कॉन्फिडेंस में लेकर के रखें, राइट, ताकि चाइना को जितना हो सकता है हम इस रीजन से बाहर रखने की कोशिश करें। नाउ कम टू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल है। इंडिया और चाइना के बीच में देश कौन सा है? भूटान है, तो इट इज़ अ बफर स्टेट।
भूटान इज ए बफर स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसके ज़रिए होता है? इंडिया के ज़रिए होता है। यानी कि इंडिया अपने सी कोस्ट का एक्सेस है ना भूटान को देता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अगर मान लीजिए ये अपॉर्चुनिटी हमने टैप नहीं की तो हो सकता है कल को यही फैसिलिटी भूटान को चाइना दे, और जो आज भूटान का इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया से हो रहा है वो कल चाइना के थ्रू होगा। भूटान का ऑलमोस्ट 80% ट्रेड इंडिया के साथ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये ट्रेड चाइना के साथ बढ़ा है। अगर चाइना के साथ ट्रेड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ वो ट्रेड का वॉल्यूम कम होगा। इसके अलावा इंडिया और भूटान की कल्चरल रिलेशनशिप है, बुद्धिज़्म उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी और कुछ चैलेंजेस हैं। तो बेहतर है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम क्या करें? एक्सप्लॉइट करें, इनको टैप करें म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, और जो चैलेंजेस हैं इनको हम क्या करें? एड्रेस करें। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया भूटान में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया भूटान के साथ कोऑपरेट कर रहा है। अब ये कोऑपरेट अगर कर रहा है तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन कौन से हैं? सबसे पहला है हाइड्रो पावर। भूटान के पास काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, यानी कि वो हाइड्रो पावर को जनरेट कर सकता है, लेकिन उस पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसको चाहिए कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। वो चीज़ें इंडिया दे सकता है और इंडिया दे रहा है। इसीलिए इंडिया और भूटान के बीच में ये 4th हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इससे पहले कुरिचू है, एक मंगदेसु है और एक ये जिसके बारे में अभी हमने बात किया है। तो इंडिया भूटान को मदद कर रहा है उसके हाइड्रो पावर पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एंड एक्सपर्टाइज। दूसरी चीज़, इंडिया फाइनेंशियल कमिटमेंट के ज़रिए भूटान को फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है, स्पेशली उनके 5 ईयर प्लान में, जो कि इंडिया कर भी रहा है। बिम्स्टेक एक रीजनल कॉरपोरेशन है जिसमें इंडिया और भूटान दोनों मेंबर हैं। तो बिम्स्टेक अगर स्ट्रांग रहेगा तो इंडिया के रीजनल लीडरशिप स्ट्रांग रहेगी, और उसको स्ट्रांग करने के लिए उसके प्लेयर्स के बीच में कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रेल कनेक्टिविटी इज़ ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। इंडिया और भूटान के बीच में जो प्रपोज रेल अपॉर्चुनिटी है वो असम से लेकर के गेलेपू तक होगा। असम के कोकराझार से गेलेपू तक रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो भूटान की रॉयल आर्मी है उसकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी करती है। तो मान लीजिए अगर इंडिया और भूटान के रिश्ते ठीक ना रहें तो हो सकता है कल को यही आर्मी की ट्रेनिंग चाइनीज़ करने लगे, हो सकता है कल ये रेल कॉरिडोर बने ना तो कनेक्टिविटी ना हो पाए, हो सकता है कल यही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इंडिया ना फाइनेंस करके चाइना फाइनेंस करे। तो अगर इन सब चीज़ों को हमने एक बैलेंस्ड वे में एड्रेस नहीं किया तो इंडिया मे बी स्ट्रेटेजिकली मार्जिनलाइज्ड इन दिस एरिया, और जो स्पेस इंडिया के वहाँ हटने से ब्लैंक होगा इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय चाइना, और चाइना का थ्रेट हमारे और नज़दीक आ जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया भूटान रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए और उन्होंने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। दैट इज़ ऑल अबाउट इंडो भूटान रिलेशंस। And the last topic of today's discussion is how Japan is countering China's rare earth chokehold. Actually, there was an article titled Tokyo Tutorials. जिस आर्टिकल में ये बताया गया कि किस तरह से जापान ने ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना करके उसकी डिपेंडेंस रेयर अर्थ मिनरल्स के मैटर में चाइना से कम की। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल का जो सेंटर पॉइंट है या सेंट्रल डिस्कशन पॉइंट है दैट इज़ रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 17 एलिमेंट्स हैं जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। अब जैसे कि नाम है एग्जैक्टली ये वैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रेयर है, एक्चुअल में इनसे ज़्यादा रेयर गोल्ड एंड डायमंड है। रेयर नहीं है, ठीक ठाक क्वांटिटी में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बट इनके सोर्स जो इनका मटेरियल है उससे इनको निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, इसी वजह से इनको रेयर अर्थ कहा जाता है, इनका यील्ड बहुत कम है।
यील्ड बहुत कम भी है और जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी पल्यूटिंग, उससे पल्यूशन बहुत होता है, सॉइल पल्यूशन, वाटर पल्यूशन एंड एयर पल्यूशन, जिस वजह से अमेरिका और यूरोप में जो भी रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करने की इंडस्ट्रीज थी उनको बंद किया गया और उससे जो स्पेस क्रिएट हुआ, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसको चाइना ने फिल किया और चाइना ने बहुत एग्रेसिवली अपने आप को स्ट्रांग बनाया रेयर अर्थ के रिफाइनिंग में। और अभी ऑलमोस्ट दुनिया भर के रेयर अर्थ की रिफाइनिंग कैपेसिटी का 90% चाइना के पास है। अब चाइना के पास अपॉर्चुनिटी थी, कैपिटल था, टेक्नोलॉजी भी थी, उसने इन तीनों चीज़ों के सहारे इस चीज़ में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, जापान ने बहुत पहले से, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के अपनी पॉलिसी बनाई। इस चीज़ में ज़रूरत किन की थी, रेयर अर्थ की थी। देखिए रेयर अर्थ मटेरियल्स वो हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन से स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप, टीवी और स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हर चीज़ में इनका इस्तेमाल है। ये वो मटेरियल हैं जिनकी इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पूरी की पूरी इकोनॉमी इन पर डिपेंड है, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को और जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 2010 में चाइनीज़ ने जापान का एक शिपमेंट को ब्लॉक कर दिया जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के जापान जा रहा था, जिसकी वजह से जापान के इंडस्ट्रियल आउटपुट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जापान ने शायद पहले कभी सोचा नहीं होगा कि चाइना ऐसा करेगा। जब चाइना ने ऐसा किया, नाउ जापान थॉट कि उसको ग्रेजुअली चाइना पर से अपने इस डिपेंडेंस को कम करना होगा। अदरवाइज इंडस्ट्री जापान की है, डिपेंड चाइना पर कर रही है, तो एक तरह से जापान की इंडस्ट्री को चाइना इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो चाइना पर एक टाइम पर जापान की डिपेंडेंस 90% थी, लेकिन जापान ने ग्रेजुअली मल्टी स्टेज पर अपनी पॉलिसी अपनाई और अपने इस डिपेंडेंस को ऑलमोस्ट 60% पर ले गए हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप जो जापान ने किया, इट वाज डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि वो अपनी रेयर अर्थ नीड सिर्फ चाइना से पूरी नहीं करेंगे बल्कि जितने मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं वहाँ से पूरा करेंगे। तो इन केस अगर चाइना ब्लॉक करता है तो बाकी जगहों से उनकी सप्लाई मेंटेन रहे। डाइवर्सिफिकेशन के बाद वो गए कि जब एक बार ये रेयर अर्थ मटेरियल यूज़ हो जाएंगे, इनसे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट के ख़राब होने के बाद उस स्क्रैप से रिसाइकलिंग करके इस रेयर अर्थ मटेरियल को वापस एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो सेकंड स्टेप वाज रिसाइकलिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें था कि इनोवेशन के ज़रिए अगर पॉसिबल हो तो जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं इनके सब्स्टिट्यूट क्रिएट किए जाएं ताकि इनसे डिपेंडेंस कम हो सके, और जो भी हम अलग अलग सोर्सेस से रेयर अर्थ मटेरियल्स को मंगा रहे हैं उनके स्ट्रेटजिक रिजर्व मेंटेन किए जाएं ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड रीज़न से कल को कहीं से भी सप्लाई में अगर इंटरप्शन होता है तो इन रिजर्व्स से हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। और इन सब चीज़ों में चूंकि इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब जापान और चाइना की इस लड़ाई से इंडिया के लिए क्या लेसन है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूपीएससी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। इंडिया अपनी रेयर अर्थ की नीड के लिए अभी ऑलमोस्ट 65% डिपेंड करता है चाइना पर। तो चाइना ने जो पास्ट में जापान के साथ किया है इंडिया के साथ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो बेहतर है वक्त रहते हुए इंडिया को भी लॉन्ग टर्म में ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे चाइना से उस डिपेंडेंस को कम किया जा सके, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो इसी तरह से हम पहले अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग पर फोकस कर सकते हैं, देन इनोवेशन एंड देन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और इन सब के लिए जो फंड्स हैं वो आ सकता है पब्लिक प्राइवेट partnership. So this is all about today's discussion. Thank you so much.